नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, रिवीजन हो रहा होगा। देखिए, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक जो है पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि उसको अगर आप डेली नहीं रिवीजन करेंगे तो सुबह पढ़ेंगे शाम को भूल जाएगा, इसलिए रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। कल जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सदन के पीठाधिकारी, और सदन के पीठाधिकारी में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा हो गई थी। आज उसी के आगे राज्यसभा के सभापति और उस सभापति के बारे में चर्चा होगा। फिर सदन के नेता कौन होते हैं, सदन के विपक्ष के नेता की नियुक्ति कैसे होती है, इन सब पे चर्चा होगा। तो देखते हैं कि जो है राज्यसभा के सभापति और उप सभापति, तो राज्यसभा के देखें अगर, तो राज्यसभा के सभापति और उप सभापति इन पे चर्चा करना है। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं इनके बारे में तो हो गया। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके बारे में तो चर्चा हो चुका है, इनके बारे में देखना है। तो राज्यसभा के जो उप सभापति होते हैं, तो राज्यसभा में अगर देखें तो सभापति के अलावा एक उप सभापति होते हैं, और जिनका सिर्फ कार्य होता है कि वह राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करना। और जब उप सभापति के रूप में काम करते हैं तो उन्हें वो सब शक्तियां प्राप्त होती है जो सभापति को प्राप्त होती है। यही दो पॉइंट जो है उप सभापति के बारे में, जिन्हें डिप्टी चेयरमैन भी कहा जाता है। तो देखते हैं उप सभापति के बारे में। अगर देखें तो राज्यसभा में सभापति के अलावा एक उप सभापति भी होते हैं। जो सभापति की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अगर इसमें दूसरा बात देखें तो उस सभापति को वो सभी शक्तियां प्राप्त है जो राज्यसभा के सभापति को प्राप्त है। तो उस सभापति को वो सभी कार्य एवं शक्तियां प्राप्त होती है जो राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होती है। राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होती है। जब ये सभापति के रूप में काम करते हैं उस सभापति। ये दो बिंदु जो है उस सभापति के बारे में था। देख लेते हैं क्या है। पहला है कि राज्यसभा में सभापति के अलावा एक उप सभापति भी होते हैं जो सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है उप सभापति को सभी कार्य एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं जो राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होती है जब ये उप सभापति के रूप में काम करते हैं, तो तब की बात है। इसके आगे अब देखते हैं
कि सदन के नेता लोकसभा में, राज्यसभा में कौन होता है। तो सदन के नेता की बात करें अगर, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब सदन के नेता की बात करें, सदन के नेता, अब सदन की नेता की बात अगर करते हैं तो लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो देखते हैं लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है। तो वैसे देखा जाए तो लोकसभा में सदन के नेता प्राय प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर चाहे किसी अन्य व्यक्ति को भी लोकसभा का सदन का नेता नियुक्त कर सकते हैं, चाहे वो निर्वाचित होकर आए हो या मनोनीत होकर आए। लेकिन इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं हुआ, बल्कि सदन के नियम में इसका उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं, पहला है इसमें लोकसभा में सदन का नेता प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को भी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो प्रधानमंत्री चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को सदन का नेता नियुक्त कर सकते हैं, सदन का नेता नियुक्त कर सकते हैं। ये जो है कर सकते हैं, ये जो है लोकसभा के लिए है। अगर वही राज्यसभा के लिए देखें तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री जो है किसी राज्यसभा सदस्य को सदन का, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। तो देखिए राज्यसभा में प्रधानमंत्री किसी राज्यसभा सदस्य को, किसी राज्यसभा सदस्य को राज्यसभा सदस्य को राज्यसभा का नेता नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ये जो राज्यसभा के लिए है, और यहाँ जो देख सकते हैं लोकसभा का नेता नियुक्त कर सकते हैं। ये जो है आपका लोकसभा के लिए है कि लोकसभा में सदन का नेता प्रायः तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को लोकसभा का नेता नियुक्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर राज्यसभा के लिए देखते हैं तो राज्यसभा के लिए प्रधानमंत्री किसी राज्यसभा सदस्य को राज्यसभा का नेता नियुक्त कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं है तो यही जो प्रधानमंत्री ही खुद राज्यसभा का नेता नियुक्त हो सकते हैं। ये जो है राज्यसभा के सदन के नेता, लोकसभा के सदन के नेता की नियुक्ति कौन करता, कैसे होता, ये प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं विपक्ष के नेता बनने के लिए कितनी सीटें प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो उसको देखते हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए, विपक्ष का नेता, अब विपक्ष के नेता लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं।
लोकसभा में और राज्यसभा में देखते हैं। देखिए, अगर लोकसभा में देखें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के लिए लोकसभा की कुल सीटों का 1/10 सीटें प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर 1/10 सीटें लोकसभा की कुल सीटों का प्राप्त हो जाता है तो वो लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के लिए कुल लोकसभा सीटों का 1/10 सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर इन्हें 1/10 सीट प्राप्त हो जाती है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद इन्हें प्राप्त हो जाएगा। अगर वही राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के लिए विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने के लिए कुल राज्यसभा सीटों का 1/10 सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। यही चीज जो है देख सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के लिए बात करें, अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करना है तो कुल लोकसभा सीट का 1/10 सीट प्राप्त कर लेते हैं तो इन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त हो जाएगा। अगर वहीं राज्यसभा की बात करें तो कुल लोकसभा सीटों का 1/10 सीट इसमें भी प्राप्त कर लेते हैं तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर लोकसभा विघटन होता है तो विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या विधेयक जो राज्यसभा या लोकसभा में है वो समाप्त हो जाएगा कि बरकरार मौजूदा स्थिति में बना रहेगा। तो देखते हैं कि लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव। तो लोकसभा के विधेयक विघटन पर देखते हैं लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव इस पे देखते हैं। देखिए, अगर लोकसभा विघटित हो रहा है तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, चाहे वह विधेयक लोकसभा से होकर आया हो या राज्यसभा से होकर आया हो, अगर लोकसभा विघटित हो रहा है तो वह विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर आया हो और राज्यसभा में विचाराधीन हो और लोकसभा विघटित हो रहा है तो उस समय भी वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो इसमें दो बिंदु है। पहला बिंदु क्या है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, चाहे वह लोकसभा से पारित होकर आया हो या राज्यसभा से पारित आया हो, चाहे वह लोकसभा से या राज्यसभा से पारित होकर आया हो,
लोकसभा के विघटन पर, लोकसभा के विघटन पर वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये जो पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु इसमें देख लेते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक अगर राज्यसभा में विचाराधीन है, अगर राज्यसभा में विचाराधीन है तो, और लोकसभा विघटन होता है तो, और लोकसभा विघटन होता है तो इस समय भी वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो दो बिंदु इस पे था कि अगर लोकसभा विघटित हो रहा है तो उस समय विधेयक जो रहेंगे वो समाप्त होंगे कि नहीं समाप्त होंगे, उस पे दो बिंदु देखते हैं। क्या क्या है कि अगर लोकसभा में लंबित कोई विधेयक है, चाहे वह लोकसभा से पारित होकर आया हो या राज्यसभा से पारित होकर के आया हो, अगर लोकसभा का विघटन होता है तो उस समय वह विधेयक जो है लैप्स हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। दूसरी बिंदु है कि इसमें लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक अगर राज्यसभा में विचाराधीन हो जाता है, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में विचाराधीन के लिए रख दिया जाता है और लोकसभा उस समय अगर विघटित हो जाता है तो उस समय भी वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। ये दो बिंदु इस पे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बार बार पूछा भी जाता है, कथन निष्कर्ष दे करके भी पूछ सकता है इसमें। उसके बाद कहते हैं कि हंसते हुए दिल जलाए बैठे हो, क्या बताएं किस कदर दर्द छुपाए बैठे हो, तुम जख्म की बात करते हो, हम तो हर खंजर को अपना दीवाना बनाए बैठे हैं, हम तो हर खंजर को अपना दीवाना बनाए बैठे हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि कब जो है लोकसभा के विघटन पर विधेयक कब समाप्त नहीं होंगे। तो इस पे भी दो पॉइंट है, इस पे भी देख लेते हैं। देखते हैं कि कब विधेयक समाप्त नहीं होंगे, कब विधेयक समाप्त नहीं होंगे। इसमें भी दो पॉइंट है, देख लेते हैं क्या क्या है। यदि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होकर आया हो और तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगर लोकसभा विघटित हो रहा है तो वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। दूसरी बात है कि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन हो तो भी लोकसभा के विघटन पर वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। और इसमें तीसरी बात यह भी देख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन कोई विधेयक है और लोकसभा विघटित हो रहा है तो उस समय भी वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये तीन बिंदु इस पे इम्पॉर्टेंट है कि कब विधेयक समाप्त नहीं होता और कब विधेयक समाप्त होता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। तो पहला इसमें देख सकते हैं कि राज्यसभा द्वारा लंबित कोई विधेयक जो राज्यसभा द्वारा लाया गया हो
तो लोकसभा के विघटन पर विघटन पर वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। इस पे पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु देखते हैं कि दोनों सदनों द्वारा अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है, कि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन है, अगर राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन है तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगली बात इसमें देख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन कोई विधेयक, संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। ये तीन बिंदु थे कि कब विधेयक समाप्त होगा, कब विधेयक नहीं समाप्त होगा। तो विधेयक समाप्त कब होगा उस पर बताया गया। अब देखते हैं कि विधेयक कब नहीं समाप्त होगा। विधेयक तब नहीं समाप्त होगा लोकसभा में लंबित कोई विधेयक जो राज्यसभा में लाया गया हो, तो लोकसभा के विघटन पर वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। पहली बात इसमें है। दूसरी बात देख सकते हैं कि अगर कोई विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन के लिए रखा जाता है, तब भी लोकसभा के विघटन पर वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। तीसरी बात इसमें देख सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन कोई विधेयक अगर लोकसभा विघटित हो जाता है, तब भी वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये तीन बिंदु थे कि विधेयक कब समाप्त नहीं होंगे। इसमें कथन और निष्कर्ष के तहत भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या विकल्प के तौर पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे चर्चा हुआ है। अब देखते हैं आगे इसके। लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या थे। ये हो गया 2 पॉइंट इसमें था।